प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के युगों का दौर नामक पाठ का सार अथवा सारांश सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि हम किसी भी पाठ, लेख, निबंध, कविता, कहानी आदि के सार अथवा सारांश को अच्छी प्रकार से सीख लेते हैं तो उस पाठ, लेख, निबंध, कविता, कहानी आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले युगों का दौर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। प्यारे बच्चों, मौर्य शासन की समाप्ति पर शुंग वंश आया। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। मध्य एशिया में शक अक्सस नदी की घाटी में बस गए थे। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए थे। कुषाणों ने शकों को हराकर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। शक काठियावाड़ और दक्खन की ओर चले गए। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। इनमें विवाद होने लगा। एक नाम नागार्जुन उभरा। वह बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के विद्वान थे। उन्हीं के कारण महायान की विजय हुई। चीन में महायान तथा लंका बर्मा में हीनयान को मानते रहे। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य स्थापित किया। 320 ईस्वी में गुप्त युग का आरंभ हुआ। इसमें कई महान शासक हुए। 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य स्थापित किया। भारत में हुणों का शासन आधी शताब्दी तक ही रहा। इनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने से 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव जरूर पड़ा कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। प्यारे बच्चों, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण भारत में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहां 200-300 वर्षों तक शासन रहा। जब कभी दो राज्यों के बीच कोई युद्ध या आंतरिक आंदोलन होता था तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अंग्रेजों के शासन में देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। इस समय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। प्यारे बच्चों, प्रगति बनाम सुरक्षा।
भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। भारतीय दर्शन व्यक्तिवादी है, जबकि भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक है। पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय में लचीलापन था, रीति रिवाज बदले जा सकते थे। यहाँ समन्वय की भावना थी। राजा आते जाते रहे पर व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से आया और जिसे भारत में अपने आप में समा लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। प्राचीन भारत का प्राचीन रंगमंच। प्यारे बच्चों, भारतीय रंगमंच अपने मूल रूप में विचारों और विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं में खोजा जा सकता है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र ईसा की 3री शताब्दी की रचना बताई जाती है। यह माना जाता है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी तक प्रतिष्ठित हो चुके थे। भास द्वारा रचित 13 नाटकों का संग्रह मिला है। संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ भारत, चीन, तिब्बत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1789 ईस्वी में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। प्यारे बच्चों, 1789 ईस्वी में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोर ने किया। गेटे पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। कालिदास की एक लंबी कविता मेघदूत है। शूद्रक का नाटक मृच्छकटिक अर्थात मिट्टी की एक गाड़ी प्रसिद्ध रचना है। विशाखा दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। इस ऊंचे दर्जे के रंगमंच के अलावा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं तथा महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी जानकारी रहती थी। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और सादगी खो दी थी। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। प्यारे बच्चों, ईसा की 1ली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया, जिसे अब कंबोडिया कहते हैं। उस समय कंबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से यव द्वीप है। साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र हैं। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। प्यारे बच्चों, भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। चंपा, अंगकोर, श्री विजय आदि स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहाँ के शासकों के विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम थे। इंडोनेशिया और बाली आदि ने अभी तक भारतीय संस्कृति को कायम रखा है। प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया और बाली आदि देशों ने अभी तक भारतीय संस्कृति को कायम रखा है। कंबोडिया की वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े हेर फेर से लिया गया है। जावा में बुद्ध के जीवन की कथा पत्थरों पर अंकित है। अंगकोर के विशाल मंदिर के चारों ओर विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। कंबोडिया के राजा का नाम जयवर्मन था, जो ठेठ भारतीय नाम है।
प्यारे बच्चों, भारतीय कला का भारतीय दर्शन और धर्म से बहुत गहरा रिश्ता है। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से इतना भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली, प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है। भारतीय कला पर चीनी प्रभाव दिखाई देता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी काल में अजंता की गुफाएं खोदी गई तथा उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। इन चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। इनमें सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, नायिकाएं, नर्तकियां बैठी हैं। प्यारे बच्चों, 7वीं-8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक मूर्ति है। प्यारे बच्चों, भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी सन के 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैल चुका था। भारत में प्राचीन काल से ही कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। यहाँ रेशमी कपड़ा भी बनता था। कपड़े रंगने की कला भी उन्नत थी। भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में अधिक हुआ था। भारतीय लोहे व फौलाद का दूसरे देशों में बहुत महत्व था। भारतीयों को बहुत सी धातुओं की जानकारी थी। औषधियों के लिए धातुओं का मिश्रण तैयार करना भी भारतीय जानते थे। प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी, ऐसा माना जाता है। बीज गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ आर्यभट्ट का है, जिसका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला नाम भास्कर का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए थे। अंक गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती है, जिसके रचयिता भास्कर हैं। विकास और ह्रास। प्यारे बच्चों, 4वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता रहा। स्वर्ण युग के समाप्त होते ही ह्रास के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, एक अन्य शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। आगे के समय में वह भी कमजोर पड़कर खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज एक संयुक्त राज्य कायम करता है। 11वीं शताब्दी में एक बार दूसरा भोज सामने आता है। भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा था। छोटे छोटे राज्यों में बंटे होने पर भी भारत समृद्ध देश था। प्यारे बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में भवभूति आखिरी बड़ा व्यक्ति था। भारत समय के साथ साथ क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। राधा कृष्णन का कहना था कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर आते रहते हैं। भारत ने उन सबसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प किया था। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध पद्धति में और बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और संपर्क में। प्यारे बच्चों, यह था युगों का दौर नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, युगों का दौर नामक पाठ पर आधारित सार अथवा सारांश का आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए
तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आज हमने युगों का दौर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जाना, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।